morning friends, welcome in online classes. Class 10th subject English, Saturday 26 जून 2021। पिछले वीडियो में अपन ने ग्रामर का टॉपिक पढ़ा था और इसमें अपन पढ़ेंगे बुक संबंधी चीजें। सप्ताह में 2 वीडियो आते हैं अपने, तो एक में ग्रामर टॉपिक चलेगा और दूसरे में अपनी बुक चलेगी। अब यहाँ पर जो आज का टॉपिक है वो दे रखा है डस्ट ऑफ स्नो। फर्स्ट फ्लाइट की जो बुक्स है उसमें अपनी जो पोइम है फर्स्ट नंबर की पोइम वो डस्ट ऑफ स्नो है। तो आज का जो टॉपिक का जो टाइटल है अपना वो है डस्ट ऑफ स्नो। इसके जो लेखक हैं वह है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ये अमेरिका के रहने वाले हैं। अब इसमें देखिए आप, द वे ए क्रो शू डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री हैज गिवन माई हार्ट ए चेंज ऑफ मूड एंड सेज सम पार्ट ऑफ ए डे आई हैड ड्रीम्ड। इसके मैंने इसमें कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स लिखे हैं, जैसे वे यानी हो गया तरीका या ढंग, शूक यानी हिलाया, डस्ट ऑफ स्नो यानी बर्फ के कण, हेमलॉक मानी हो गया विशेला पौधा, हैज गिवन यानी प्रदान कर दिया, माई हार्ट यानी मेरे हृदय को, चेंज यानी परिवर्तन करना, सेव्ड यानी बचाया, मूड यानी मनोदशा या मन की स्थिति, मनोस्थिति, और र्यूड मानी दुखी या पश्चाताप। ये इसके डिफिकल्ट वर्ड्स हैं। अब इसमें पहले अपन देखेंगे हिंदी के अंदर इसका कि जिस प्रकार से इसमें क्या है कि जो कवि होता है, अब इसमें जो घटनाएं दी गई हैं, कवि होता है वो दुखी होता है और दुखी होकर के वह अपने रास्ते चल देता है। अब इसके अंदर देखिए कवि के मन में जो नेगेटिविटी आई है यानी नकारात्मक सोच आई है वो किस कारण से आई है। एक तो इसमें दे रखा है क्रो को ये माना गया है कि ये हमेशा नेगेटिविटी का मतलब रखता है ये, और दूसरे इसी के अंदर जो दे रखा है वो आता है हेमलॉक ट्री। ये दोनों हमेशा नेगेटिविटी का मतलब चीज रखते हैं, नकारात्मक सोच के सूचक हैं ये। यानी अगर मान लीजिए आप किसी शुभ कार्य के लिए निकल रहे हैं, कौवा बोल देता है तो लोगों का मानना होता है कि हमारा काम अशुभ हो गया, क्योंकि वो क्या होता है काला होता है, इसलिए इसको अशुभ माना जाता है, इनऑस्पिशियस माना जाता है। ऐसे ही जो हेमलॉक ट्री होता है ये होता है विशेला पौधा। विशेला कैसे है कि इसके आकृति जो होती है बिल्कुल क्रिसमस की ट्री के समान होती है। इसमें सफेद रंग के जो पुष्प वो आते हैं, लेकिन इसका प्रत्येक जो पार्ट होता है, भाग होता है, वो विशेला होता है और ये अपने यहाँ नहीं पाया जाता है, ये केवल पाया जाता है उत्तरी अमेरिका के अंदर। अब ये जो मतलब कविता ने जो लिखी, कवि ने जो इस पोएम को लिखा है वो इसमें जो वर्णन किया गया है वो किया गया है सर्दी के समय का, और ये सारा जो वर्णन है वो उत्तरी अमेरिका को कि वहां की जो प्रकृति है, नेचर, उसको ध्यान में रख करके किया गया है। अब देखिए इसके अंदर आप, तो कवि क्या होता है कि वह अपने दुखी मूड से, दुखी मनोदशा को लेकर के अपने रास्ते चल देता है, और वह एक किसके नीचे, हेमलॉक का पेड़ होता है, विशेला पौधा होता है, उसके नीचे आकर के खड़ा हो जाता है। एक तो उसकी मनोदशा वैसे ही खराब थी। अब उसने जैसे ही ऊपर तरफ देखा तो उसने देखा कि हेमलॉक का पेड़ का था वो यानी विशेला पौधा था, उस पर कौवा और बैठा हुआ था, तो उसकी जो मनोदशा थी और ज्यादा खराब होगी उसके लिए। अब इसमें देखिए आप, द वे ए क्रो शूट डाउन ऑन मी, तो जैसे कवि होता है पेड़ के नीचे आके के खड़ा हुआ और उसने देखा कि कौवा जो होता है वह उस विशेले पौधे पर बैठा हुआ था, और जैसे ही उसने कवि वहां पर आकर के खड़ा हुआ तो उसने देखा कि जिस प्रकार से कौवे ने अपने आप को हिलाया और हिला करके, और उसने क्या कर दिया कि बर्फ के जो कण थे यानी पार्टिकल्स ऑफ स्नो, बर्फ के जो कण थे वह कवि के कंधे पे आकर के या सिर पे आकर के गिरते हैं। इसमें द वे ए क्रो शूट डाउन ऑन मी, जिस तरीके से या जिस ढंग से एक कौवे ने अपने आप को हिला करके मेरे ऊपर द डस्ट ऑफ स्नो यानी
बर्फ के कणों को डाला, कहां से? ए हेमलॉक ट्री, यानी एक विषैले पौधे के ऊपर, एक विषैले पौधे से। तो क्या बन गया इसका पूरे का अर्थ? इसमें जिस तरीके से कौवे ने मेरे ऊपर अपने आप को हिला करके बर्फ के जो कण थे वह धतूरे के पेड़ या विषैला जो पौधा होता है, हेमलॉक का जो पौधा था, उस पे से मेरे ऊपर से कण को गिरा दिया। Has given my heart, जिसने a change of my mood, अब उसने क्या कर दिया? मेरी जो मन की स्थिति थी, यानी जैसे मेरे ऊपर क्या गिरते हैं? बर्फ के कण गिरते हैं, बर्फ के छोटे छोटे जो टुकड़े आकर के मेरे ऊपर गिरते हैं, तो उससे क्या होगी? मेरी मतलब मनोदशा जो थी वो परिवर्तित हो गई। और मैं ये सोच के चल रहा था कि मेरा आज दिन भर खराब हो चुका है और आगे का जो दिन है वो भी शायद से संभवतः खराब ही जाएगा। क्यों? एक तो उसने कौवा देख लिया, दूसरा उसने विषैला पौधा देख लिया। तो उसका मानना ये था कि दोनों जो चीजें हैं वो नकारात्मक के सूचक होते हैं, नेगेटिविटी के होते हैं उसके अंदर। तो उसने कहा कि मेरा दिन का जो भाग था वो शायद संभवतः वो भी खराब जाएगा। लेकिन जैसे ही कौवे ने उसके ऊपर बर्फ के कण को गिराया, तो बर्फ के कण को गिराते ही उसके क्या होता है? उसकी मनोदशा परिवर्तित हो जाती है। जो दुखी था वो प्रसन्नचित्त हो जाता है, यानी प्रसन्न हो जाता है। एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ ए डे आई हैड ड्यूड, तो कवि कहता है कि इसने मेरा दिन का जो शेष भाग था, कब का? यानी वो पेड़ पे आके खड़ा हुआ उसके बाद का भाग, तो उसने कहा दिन का जो शेष भाग था उसे मुझे दुखी होने से या पश्चाताप होने से उसने मुझे बचा लिया। अब इस जो पोएम का जो भावार्थ है, जो सारांश जो निकल रहा है उसमें ये होता है कि पहले पैराग्राफ में जो चलता है कवि वो दुखी मुद्रा में रहता है और वह हेमलॉक पेड़ के नीचे आके खड़ा होता है, और जैसे ही उसने कवि को देखा तो उसको हेमलॉक को पेड़ को देखा तो उसकी जो नकारात्मक सोच थी वो जो और ज्यादा बढ़ गई। लेकिन जैसे ही कवि ने उसके ऊपर बर्फ के कण डाले या पार्टिकल्स ऑफ स्नो डाले, उससे उसकी मनोदशा परिवर्तित हो गई। तो सेकंड पार्ट के अंदर उसने क्या कर दिया कि उसकी मन की स्थिति थी, उसका मन प्रसन्नचित्त हो गया। पहले में तो खराब हो गया और दूसरे में उसका मन सही हो गया। तो इसमें कविता के अंदर कवि ये कहता है कि व्यक्ति की नकारात्मक के चीजों के साथ साथ में हमेशा पॉजिटिव चीजें भी चलती हैं, इसलिए कभी भी किसी चीज को अपन अशुभ नहीं मानना चाहिए। कुछ लोगों का जो सुपरस्टिशंस होते हैं, अंधविश्वास होते हैं, उनका माना जैसे बिल्ली रास्ता कट गई तो आपका काम असंभव हो गया, आप किसी अच्छे काम के लिए जा रहे हैं, किसी ने छींक दिया तो उसको गलत माना जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब इसके तो अपने ये हो गया भावार्थ इसके अंदर। अब इसमें अपन लेते हैं कुछ ग्रामेटिकल चीजें सीखी। अब देखिए इसमें जो होती है कविता के अंदर वो होती है राइम स्कीम। आप जब एक्सप्रेशन लिखोगे तो क्रिटिकल कमेंट्स में राइम स्कीम का होना बहुत ही जरूरी है। अब देखिए जैसे दे रखा है इसके अंदर प्रो, क्या आ गया इसके अंदर अंत में डब्लू आ गया और इसमें भी क्या आ गया डब्लू आ गया, तो इसका नाम तो अपने डाल दिया ए और ए, ठीक है। इसके अंदर क्या रहा है, इसके अंदर ई आ रहा है, इसमें भी क्या आ रहा है ई आ रहा है, तो इसको अपने डाल दिया बी और बी, तो क्या बन गया, यानी जिस पंक्ति में दोनों में समान शब्द चलते हैं, जैसे क्रो स्नो मी ट्री, उच्चारण दो इसका आप में, ठीक है। तो क्या बन गया इसके इस पैराग्राफ में ए बी और ए बी, ये तो इसकी राइम स्कीम हो गई। सेकंड पैराग्राफ में देखो इसके अंदर टी आ रहा है, कौन सी पंक्ति के अंदर, ठीक है, और इसमें भी टी आ रहा है, तो इसका नाम अपन ने क्या डाल दिया इसके अंदर, ये हो गया अपने हिसाब से सी। इसमें डी आ रहा है और इसमें डी आ रहा है, तो ये क्या बन गया डी, तो क्या हो गया सी डी और सी डी। अब इसकी जो राइम स्कीम बनती है, इस कविता की जो राइम स्कीम बन रही है वो क्या बन गई, आपको जो पेपर में लिखना पड़ेगा कॉपी में, जैसे ए बी और ए बी, फिर बन गई सी और डी और सी और डी, ये राइम स्कीम इसकी हो गई ए बी और सी डी। हमेशा ध्यान रखना अंतिम अक्षर जो होते हैं वो एक दूसरे से मिलने चाहिए, दो पंक्तियों के समान होना चाहिए, जैसे पहली का और तीसरी का मिल गया, दूसरी का और चौथी का मिल गया, फिर जैसे इसमें आ गया पांचवी का और सातवीं का हो गया, छठी का और आठवीं का हो गया, ये तो इसके अंदर होगी अपनी राइम स्कीम। अब अपन बात करते हैं फिगर ऑफ स्पीच। फिगर ऑफ स्पीच जो होती है पोएम में, इस पोएम में अंदर तीन फिगर ऑफ स्पीच है।
जिसमें दे रखा है अल्ट्रेशंस। अल्ट्रेशंस का मतलब होता है, क्या होता है इसके अंदर बताओ, देखिए आप लोग, एंजाइमेंट और एसोसेंस। एसोसेंस है ना, ये तीन प्रकार की इसके अंदर क्या चलती है, फिगर ऑफ स्पीच इस पोएम के अंदर। अब देखिए इसके अंदर आप सबसे पहले तो कौन सा गया, अल्ट्रेशंस। इसका मतलब क्या होता है कि जैसे इसमें दे रखा है, मान लीजिए देखो इसमें इस पंक्ति में क्या आ गया, एस आ गया, इसमें भी एस आ गया, ठीक है। एक दूसरे शब्द मिलने चाहिए। देखो इसमें भी ऐसे चल हो रहा है, इसमें भी ऐसे चल हो रहा है, इसमें भी ऐसे चल हो रहा है और इसमें भी ऐसे चल हो रहा है, तो ये दोनों एक जैसे हो गए। अब आप ये कह सकते हो कौन सा कि गुरुजी कि इसमें भी एच आ रहा है, इसमें आ रहा है, नहीं, एक ही पंक्ति में दोनों शब्द मिलने चाहिए। 2 3 4 जो भी शब्द मिलेंगे वो एक ही पंक्ति में, जैसे इसमें एच का गया, इसमें एच का गया, सेव सम, हैज हार्ट, ठीक है। तो ये बात कहलाता है कौन सा, एलिट्रेशंस। अब आता है एंजाइमेंट। एंजाइमेंट के अंदर क्या चलता है, एंजाइमेंट में जो चीजें होती हैं उसमें देखिए आप, अब जैसे क्रो के बाद में कोई फुल स्टॉप नहीं है ना कोई कॉमा है, तो ये सारी जो पूरी की जो पूरी मतलब जो पंक्तियां दे रखी हैं, लाइंस दे रखी है, उसको कहते हैं एंजाइमेंट। ये एक जैसी हो गई, ये सारी की सारी, कहीं भी कुछ भी नहीं है, अंत में जाकर के पूरा होने पर क्या आता है इसमें, फुल स्टॉप, तो ये कहता है एंजाइमेंट। अब आता है एसोनेंस। एसोनेंस होता है, कॉन्सोनेंस होता है। एसोनेंस में क्या होता है कि वाउल्स चलता है। वाउल्स में देखो जैसे कि इसके अंदर आ गया, पहली जो पंक्ति दे रखी है इसमें देखो सूक, डाउन, ऑन, इसमें लगातार कौन से वाउल्स का प्रयोग हो रहा है, ओ वाउल्स का, ठीक है। बाकी समय देखो अलग अलग वाउल्स आ गए, सबसे ज्यादा जो हो रहा है वो केवल इस पंक्ति में आ रहा है, तो वो क्या कहलाता है, असोनेंस। तो इस प्रकार से ये तीनों जो चीजें मैंने आपको बताया, भावार्थ बताया, राइम स्कीम बताई और इसके फिगर ऑफ स्पीच और कुछ डिफरेंस बताए हैं, वो सारी की सारी चीजें इसके अनुसार है। मेरे को लगता है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, फिर भी एक बार समझ में सुनने से नहीं आता है तो आप इसको 2 बार या 3 बार सुनोगे तो आपको बहुत अच्छे ढंग से समझ में आ जाएगा। थैंक यू।